हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 56 रहेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको एक सूचना दे देते हैं। सूचना ये है कि ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा यूपीएससी बैच लॉन्च कर दिया गया है और इस कोर्स की वैलिडिटी 18 महीने की रहेगी, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। जब आप ग्रैंड मास्टर 360 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर यूपीएससी बैच के बारे में और ज्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। कितनी आपकी फीस रहेगी, कौन कौन से टीचर्स आपको वहां पर पढ़ाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरीज रहती हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर या फिर मेल आईडी के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके साथी बंधु एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी सुनहरा मौका है। 10 महीने का कोर्स रहेगा सीजीएल का, जिसमें टायर 1 टायर 2 दोनों एग्जाम्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। उसी के साथ में यहाँ भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है और मेल आईडी भी प्रोवाइड करवाई गई है। तो इसकी जानकारी भी आपको ग्रैंड मास्टर 360 की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। यहाँ पर ये दोनों बैच लॉन्च कर दिए गए हैं ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा। क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। 1 मई से क्लासेस शुरू हुई थी दोनों बैचेस में। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं हमारी डेली की क्लास टेस्ट सीरीज में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं, बताने का प्रयास करना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ने का प्रयास करें। वर्ष 1906 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्या ये बात ठीक लिखी हुई है क्या? आप कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल ये बात ठीक लिखी हुई है। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था 1906 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन। और इसमें हमें क्या देखने को मिला? इसमें देखने को मिला कि प्रथम बार स्वराज का प्रयोग किया गया। प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया इस 1906 के कोलकाता अधिवेशन में, जिसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता कर रहे थे। जब हम दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करते हैं तो इनको क्या कहते हैं? हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं इनको, जो कि एक पारसी व्यक्ति थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता एक बार पहले भी की थी। आपको पता है 1885 में 28 दिसंबर को A.O. हयूम के नेतृत्व में स्थापना की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। फिर अगले साल जो अधिवेशन हुआ था 1886 का, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहते हैं, ये भी कहां पे हुआ था? ये भी कोलकाता में ही हुआ था। इस कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले भी व्यक्ति कौन थे? तो भी नाम किसका आता है? दादा भाई नौरोजी का नाम आता है। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। ठीक है, पहले पारसी व्यक्ति अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो भी नाम इनका लिख देना आप। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं इनसे संबंधित। दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस पुस्तक में इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से अंग्रेज हमारे भारत से धन जो है वो इकट्ठा लेकर चले जा रहे थे, यानी कि धन का पलायन का सिद्धांत इन्होंने दिया उसमें। फिर देखते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। वर्ष 1907 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ। क्या ये बात ठीक लिखी हुई है क्या? आप कहेंगे जी हाँ, ये बात ठीक लिखी हुई है। दूसरा पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ है। जब हम बात कर रहे होते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बारे में, तो इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो आपको पता है, नवाब सलीमुल्लाह खां का नाम आता है। नवाब सलीमुल्लाह खां
ये ढाका के नवाब थे और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मीटिंग बुलवाई थी ढाका में। और वो बात कब की है, वो बात है 30 दिसंबर 1906 की, जब इन्होंने मीटिंग बुलवाई। और इसी साथ में क्या हो गया था, इसी के साथ में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। जब हम इसमें बात कर रहे होते हैं कि इसमें प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो नाम आता है किसका, नाम आता है वकार उल मुल्क का, वकार उल मुल्क। और पूरा नाम अगर लिखें तो आता है वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, जो कि आगा खां के नाम से प्रसिद्ध है। एक ऑफिशियली रूप से देखा जाए तो इनका जो अधिवेशन था वो कहां पे हुआ, कराची में हुआ था। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1906 में। लेकिन इनका जो ये अधिवेशन था वो 1907 में कहां पे हुआ, कराची में हुआ। बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, दोनों के दोनों ही पॉइंट बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। जिन्होंने लिखा है ना सी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, 1 और 2 दोनों बिल्कुल ठीक रहेगा। अब आप इस क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा दी जाती है। तो जल्दी से बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा जिसे लोक हितवादी की संज्ञा दी जाती है। जिन्होंने इसमें लिखा होगा गोपाल हरि देशमुख, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। इनका जन्म 18 फरवरी 1823 को हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 9 अक्टूबर 1892 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक बेहतरीन भारतीय विचारक थे और इन्होंने समाज में भी सुधार किया। इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, ये हमारे भारत में समाज सुधारक के रूप में कार्य करते रहे। और ये एक बेहतरीन अच्छे लेखक भी थे, इन्होंने लेखन कार्य भी पूरा किया था। सामाजिक सुधार आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनकर उभरे थे ये। जैसे बात करते हैं, इन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया था, बाल विवाह के ये विरोध में थे, बाल विवाह को इन्होंने क्या है नकारा। और दहेज प्रथा जो थी उसको भी क्या है इन्होंने सही करार नहीं दिया। फिर जैसे बात करते हैं बहु विवाह, यानी कि एक पुरुष कई महिलाओं के साथ विवाह कर लिया करता था, इन सब चीजों के इन्होंने क्या किया था, खिलाफ में आवाज उठाई थी। और जैसे बात करते हैं, इनकी एक साप्ताहिक पत्रिका आया करती थी, शायद आपने नाम सुना होगा, हितेच्छु। हितेच्छु जो क्या था, एक साप्ताहिक पत्र, तो इन्होंने शुरू किया था। ठीक है ना, इसकी संस्थापना अगर कहें तो नाम लिख देना इन्हीं का, गोपाल हरि देशमुख का। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मूल रूप से ये कहां से थे, ये मूल रूप से महाराष्ट्र के थे, क्योंकि इनका जन्म भी क्या है महाराष्ट्र की धरती पर हुआ, पुणे में। तो इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, लोक हितवादी। लोक हितवादी के नाम से ये लेखक भी बने, यानी कि इसके नाम से वो लिखा करते थे, लोक हितवादी। लोक का मतलब होता है लोग, प्लस में हितवादी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो लोगों का हित चाहता हो। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हैं इनका नामकरण किया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में जब बात करते हैं, ये वही व्यक्ति हैं जिनको बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। जब बात करते हैं इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की थी, तो आपको पता है ये बात है लगभग 1876 के आसपास की। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है। और जैसे हम बात कर रहे होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, इनको क्या कहते हैं, हम इनको बाबा साहेब के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या है बहुत योगदान दिया समाज को एक वास्तविक समाज बनाने में।
संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष बने थे, और ये पहले हमारे लॉ मिनिस्टर भी रहे। जब हम बात कर रहे होते हैं ए ओ हयूम के बारे में, ए ओ हयूम के नेतृत्व में 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी गई थी। इसका पहला अधिवेशन भी कहाँ हुआ था, आपको पता है, बम्बई में हुआ था। उस बम्बई अधिवेशन में, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो नाम आता है व्योमेश चंद्र बनर्जी का। ए ओ हयूम को क्या बोला जाता है, ए ओ हयूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ये ए ओ हयूम एक क्या थे, पक्षी विज्ञानी थे। तो इस प्रकार हमें ये बिंदु भी ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पयट्टू क्या है। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है आपका एक बार यूपीएससी में पूछा गया था, तो जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। कलारी पयट्टू क्या है, जल्दी जल्दी से बताएंगे। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा डी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। कलारी पयट्टू ये दक्षिण भारत में एक प्राचीन मार्शल कला है, यानी कि मार्शल आर्ट जिसे बोलते हैं, तो सबसे प्राचीन मानी जाती है। और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में ये एक जीवंत परंपरा है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये आपका यूपीएससी में पूछा गया था, और बात है ये लगभग 2014 के आसपास की, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में अगर जानने का प्रयास करें, इस कलारी पयट्टू यानी कि ये जो नाम दिया गया है, इसकी शुरुआत कहां पे हुई मूल रूप से, तो दक्षिण भारत में आपको पता है हमारा केरल राज्य पड़ता है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई। केरल से इसकी बेसिकली शुरुआत हुई, धीरे धीरे क्या है वो अन्य क्षेत्र में भी फैला। जैसे आस पड़ोस में जो राज्य हैं, जैसे हम तमिलनाडु की बात करते हैं, तो बाद में इसका तमिलनाडु में भी प्रचलन शुरू हो गया। तो थोड़ा सा चलेंगे प्राचीन समय में, यानी कि संगम काल में चलेंगे। संगम काल यानी कि लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का टाइम पीरियड, जिसमें हम 3 राज्यों के बारे में बेसिकली बात कर रहे होते हैं। ये आपका कौन सा रहा, ये आपका चोल वंश था, ये चेर वंश था, और यहां पर पांडे राज्य की बात कर रहे होते हैं। तो संगम काल यानी कि ऐसा काल जिस काल में हमें कई संगम हुए दिखाई देते हैं। संगम यानी कि मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, आप ऐसे कह सकते हैं। इन संगमों में क्या हुआ था, जो आपकी लैंग्वेज थी जिसे हम क्या बोल देते हैं, एक तो होती है तेलुगु, एक होती है तमिल। तमिल लैंग्वेज की बात करते हैं तो तमिल लैंग्वेज के कई इसमें हुए थे, मीटिंग हुए, कई कॉन्फ्रेंस हुई। तमिल संत कवि इसमें मीटिंग किया करते थे। तमिल लैंग्वेज को काफी इसमें क्या मिला था, एक प्रश्रय मिला, और तमिल साहित्य में भी काफी विकास हुआ। वो जो काल था उसे हम संगम काल कहते हैं। इस संगम काल के दौरान जो मीटिंग हुई थी ज्यादातर वो पांड्य राज्य के संरक्षण में हुई। वहां पर जो रचनाएं लिखी गई उनमें हम क्या बोल देते हैं, पांड्य राज्य के संरक्षण में कई साहित्य लिखे गए, तमिल साहित्य, और उन साहित्यों को हम क्या बोल देते हैं, संगम साहित्य का नाम दे देते हैं। उसी संगम साहित्य के बारे में जब आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आपको एक शब्द दिखाई देता है कलारी। कलारी शब्द प्रयोग हुआ है उस संगम साहित्य में। तो वहां पर जो ये कलारी शब्द था उसका मतलब क्या लिया गया है, कलारी का मतलब उस समय युद्ध से लिया गया है, अखाड़े से लिया गया है, अखाड़ा, ठीक है। या फिर कई बार युद्ध के लिए भी ये शब्द प्रयोग किया गया था, कलारी। अब वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये कलारी पयट्टू तमिलनाडु में भी प्रचलित है और केरल में प्रचलित भी है। साथ साथ में आपको पता है वहां पर कर्नाटक का जो क्षेत्र पड़ता है, उस कर्नाटक के तुलुनाडु क्षेत्र में भी आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो कलारी पयट्टू जो एक जगह से दूसरे जगह पर क्या है विस्तार होता रहा। जाहिर सी बात है, मान के चलो ये कोई एरिया है, ठीक है, एरिया है, यहां पे कोई परंपरा विकसित हुई। ये परंपरा जाहिर सी बात है धीरे धीरे फैलेगी तो सही।
यहाँ के लोग इस परंपरा से वाकिफ हैं, वो मान के चलो रोजगार की तलाश में या किसी अन्य उद्देश्य की तलाश में वो कहीं दूसरी जगह पर जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो इस कला को भी वहां साथ में ले जाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या है, इसी प्रकार से जो परंपराएं हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर ये फैल जाती हैं। ठीक ऐसा ही हुआ इस कलारी पयट्टू मार्शल आर्ट के साथ भी। तो ये मार्शल आर्ट भी क्या है, धीरे धीरे दक्षिण भारत में फैल गई। इसी वजह से क्या लिखा हुआ है, यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। तो बिल्कुल ठीक बताया है, जिन्होंने डी ऑप्शन टिक किया होगा। यूपीएससी 2014 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में अध्यक्षों के नाम लिखे हुए हैं, सूची 2 में अधिवेशन से संबंधित कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। अब आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट आपका ठीक रहेगा। तो जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे इनमें कौन सा आपका ठीक रहेगा। तो चलो, जैसे हम बात कर रहे होते हैं मदन मोहन मालवीय के बारे में। मदन मोहन मालवीय किससे संबंधित हैं? मदन मोहन मालवीय ने लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और ये लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये बात है लगभग 1909 के आसपास की। 1909 में लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले मदन मोहन मालवीय थे। इसके अलावा इन्होंने एक और अधिवेशन में भी अध्यक्षता की थी। एक दिल्ली का अधिवेशन भी हुआ था, दिल्ली अधिवेशन, जो कि 1918 में हुआ था। उस 1918 के दिल्ली अधिवेशन में भी अध्यक्षता करने वाले मदन मोहन मालवीय भी थे। 1918 में एक बंबई अधिवेशन जो हुआ था, विशेष हुआ, उसमें सैयद हसन इमाम ने अध्यक्षता की थी। तो थोड़ा सा आपको अंतर ध्यान में रखना है। हसन इमाम जो थे वो 1918 के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले थे। वहीं जब हम बात करते हैं 1918 के दिल्ली अधिवेशन की, तो उसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। महामना की उपाधि इनको किसने दी थी? तो नाम आता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी थी। तो ये पॉइंट आपका कवर हो गया, बहुत बढ़िया। फिर हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, सरोजनी नायडू। जब हम सरोजनी नायडू की बात कर रहे होते हैं, सरोजनी नायडू ने क्या किया था? इन्होंने कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ये कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ। 1925 में जब इन्होंने अध्यक्षता की थी तो ये क्या बन गई? इसी के साथ में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो नाम आता है सरोजनी नायडू का। यानी आप ये कह सकते हैं 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता करने से पहले किसी भी भारतीय महिला ने अध्यक्षता नहीं की थी। ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली। सरोजनी नायडू के बारे में क्या कहा जाता है? इनको हम क्या बोल देते हैं? जैसे इनको महात्मा गांधी ने एक उपाधि दी थी, भारत की कोकिला। भारत की कोकिला उपाधि इनको किसने दी? तो नाम आता है इन्हीं का, यानी कि सरोजनी नायडू का। तो इस प्रकार ये पॉइंट आपका कवर हो गया। ये तो थी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर सिंपल पूछ लिया जाए आपसे कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो नाम आता है एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट ने कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, जो कि 1917 में हुआ था। 1917 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई महिला अध्यक्ष बनी हुई है। तो वो कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट, पहली महिला अध्यक्ष। 1917 में अध्यक्षता करने से पहले किसी भी महिला ने अध्यक्षता नहीं की थी। तो ये जो एनी बेसेंट है वो एक आयरिश महिला थी। इनकी मां जो थी वो एक आयरिश थी। और 1893 में एनी बेसेंट भारत में आई। भारतीय दर्शन को बड़े बेहतरीन तरीके से इन्होंने समझा और भारतीय राष्ट्रवाद का इन्होंने प्रचार प्रसार भी किया। वैसे ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी और उसकी अध्यक्ष भी बनी थी। और जैसे 1893 में भारत में आ गई, वाराणसी जो यूपी का एक शहर है, वहां पर ये रहने लगी। इनका मानना था कि इनकी कर्म भूमि भारत ही है। और फिर क्या है, ये यहीं पर रहने लगी।
और इनसे संबंधित कुछ घटनाओं की बात करते हैं तो 1916 में इन्होंने क्या किया था, होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था मद्रास से। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे, तो नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का, उन्हीं का सहयोग किया था इन्होंने। फिर 1917 में वो टाइम आया जब इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्षता करने का मौका मिला, उसी के साथ पहली महिला अध्यक्ष ये बन गई। ठीक है, तो ये हुआ एनी बेसेंट से संबंधित कुछ पॉइंट। फिर जैसे बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में, इन्होंने बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ये अधिवेशन 1924 में हुआ था, सॉरी। तो बेलगाम अधिवेशन जो 1924 में हुआ, उसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो नाम आता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और वो अधिवेशन 1924 में हुआ था। ना तो महात्मा गांधी ने इससे पहले कभी अध्यक्षता की, ना ही इसके बाद में कभी अध्यक्षता की, तो केवल एक बार अध्यक्षता की थी, और वो अधिवेशन 1924 में बेलगाम अधिवेशन था। अभी कौन सा टिक करना है आपको, A2B1C, सॉरी, A2B1, A2B1C3D4, यानी इसमें क्या है, ऑप्शन में थोड़ी त्रुटि है, तो इसको ठीक कर लेंगे आप। तो चलिए, जिन्होंने ऑप्शन बी टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, A2B1C3D4, बहुत ही बढ़िया बताया है सभी ने, अति उत्तम। अब चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय क्या कहलाता है, ये आपका यूपीएससी में पूछा गया एक क्वेश्चन है। ये भी कब पूछा गया था, 2014 में पूछा गया था। तो जल्दी से बताएंगे, जो मंगनियार समुदाय है ये कौन सा समुदाय है। तो जिन्होंने लिखा होगा ना, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा हेतु विख्यात हैं ये, तो आप कहेंगे जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात कही है। मंगानियार समुदाय की जब बात करते हैं तो ये हमारे भारत के कौन से हिस्से में पाया जाता है ये समुदाय, तो आप कहेंगे राजस्थान में। राजस्थान के भी कौन से एरिया में, तो आपको पता है राजस्थान में मरुस्थली जो एरिया है ना, मरुभूमि, तो वहां उस मरुभूमि में पाया जाता है ये समुदाय। इस समुदाय के लोग राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में रहते हैं। और जैसे बात करते हैं इस समुदाय के बारे में, बेसिकली ये एक मुस्लिम समुदाय है, यानी कि इनकी जो मान्यता है वो मुसलमानों जैसी है, तो यानी कि ये मुस्लिम समुदाय है। राजस्थान के अगर हम मरुभूमि क्षेत्र की बात कर रहे हो तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे इसमें, तो आप नाम लिख सकते हैं। एक का नाम जैसे जैसलमेर एरिया हो गया, और एक जो आपका डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में बाड़मेर आप कह सकते हैं। तो राजस्थान में मूल रूप से ये जैसलमेर बाड़मेर में पाए जाते हैं। इसी के साथ में जैसे अपनी राजस्थान की बाउंड्री पाकिस्तान के साथ लगती है, आपको बिल्कुल पता है पाकिस्तान में जो मरुस्थली एरिया है उसे चोलिस्तान कहा जाता है, और वैसे उसके पास में क्या है, सिंध प्रांत है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी मंगानियर समुदाय के लोग आपको मिल जाएंगे। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता है ये शास्त्रीय लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है, शास्त्रीय लोक संगीत। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं ये। कहा जाता है कि इनमें जो ये संगीत की परंपरा चली आ रही है वो वंशानुगत है, यानी कि एक परिवार से दूसरे परिवार में, फिर तीसरे, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये फैल रहा है संगीत का ये सिलसिला। तो कहा जाता है कि ये जो संगीतकार हैं, इन संगीतकारों को हमेशा से ही जमींदारों द्वारा, अभिजातियों द्वारा समर्थन मिला है। और इसमें कुछ प्रसिद्ध मंगानियार समुदाय के अगर हम बात करें नाम की, तो जैसे आपने एक नाम जरूर सुना होगा, सकर खान। ये सकर खान शास्त्रीय लोक संगीत के रूप में बड़े फेमस किरदार रहे थे। और एक नाम आता है कचरा खान, ये भी क्या है, बड़ा प्रसिद्ध नाम है इनसे संबंधित। एक नाम और लिख देते हैं, समंदर खान। समंदर खान, एक नाम आता है गाजी खान और ममे खान।
ये कुछ नाम जो मैंने बताए हैं ये शास्त्रीय लोक संगीत के लिए बड़े प्रसिद्ध नाम रहे हैं मंगानियर समुदाय के। मंगानियर समुदाय जो लोग हैं मूल रूप से तो वो मुस्लिम समुदाय के हैं, लेकिन वो उनकी मान्यता क्या है, उनकी जो मान्यता है वो ये है कि उनका ये कहना है कि उनकी जो उत्पत्ति है वो राजपूत जाति के वंशजों से हुई है, यानी कि वो राजपूत जो हैं उनके ही वंशज हैं। तो इसमें हम किस प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं, तो उनके जो त्योहार वगैरह होते हैं, तो जैसे हम बात करते हैं हिंदू समाज में मनाया जाता है, जैसे होली का त्योहार मनाया जाता है, दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, ये इन त्योहारों को भी बड़े धूमधाम से बनाते हैं। और इनकी जो स्तुतियां हैं, इनके जो गीत हैं, उसमें हिंदू देवी देवताओं की स्तुतियां भी शामिल हैं। तो इस प्रकार से आपको इसमें समन्वय मिलेगा। हालांकि ये मुस्लिम समुदाय है, लेकिन इनके जो संगीत में हिंदू देवी देवताओं के बारे में स्तुतियां मिल जाएंगी। इनकी संगीत कला वैसे अगर कहा जाए तो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, यूपीएससी में जो पूछा गया था, बहुत ही उत्तम क्वेश्चन। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। मध्यकालीन भारत में महतर और पडिक्कल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो आपके सामने ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन लिखा गया है, तो जल्दी से बताएंगे। ये क्वेश्चन भी आपका यूपीएससी में पूछा गया था एक बार, जल्दी से बताएंगे। ये बात भी है 2014 की, 2014 में यूपीएससी में पूछा गया था। जिन्होंने इसमें लिखा होगा ना डी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसे हम बात करते हैं पूर्व मध्यकाल की, यानी कि यहां पर जब हम राजपूतों के वंशों की बात कर रहे होते हैं, छोटे मोटे जो स्थानीय राजवंशों की बात करते हैं, आक्रमण से पहले की बात करते हैं, तो यानी आप कह सकते हैं पूर्व मध्यकाल। और फिर हम जैसे बात करते हैं मध्यकाल की, उस मध्यकाल में या पूर्व मध्यकाल में आपको ये शब्द दिखाई देते हैं महतर और पट्टिकल, जो कि ग्राम मुखिया के लिए प्रयोग किए जाते थे। जैसे हम हमारे भारत की बात करते हैं तो हमारे भारत को हम उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में क्या है, एक समझने की दृष्टि से बांट लेते हैं। जैसे उत्तरी भारत में भी एक शब्द प्रयोग होता था, उसे कहते थे महतर। वहीं जब हम बात करते हैं दक्षिण भारत में एक शब्द प्रयोग होता था पट्टिकल। दोनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन भाव एक ही के लिए हैं। जैसे ग्राम मुखिया के लिए, तो ग्राम मुखिया के लिए उत्तरी भारत में महतर शब्द प्रयोग होता था और दक्षिण भारत में पट्टिकल शब्द प्रयोग होता था। इस प्रकार से हमें ये बातें ध्यान में रखनी है। और उस समय जैसे देखा जाए तो प्रांतों को क्या बोला जाता था, प्रांतों को भुक्ति बोला जाता था, भुक्ति, ठीक है। या फिर कई जगह आपको पढ़ने को मिलेगा कि प्रांतों को प्रदेश बोला जाता था, ठीक है। या फिर भोग शब्द भी आपको मिल जाएगा। वहीं जो प्रांत में शासक हुआ करते थे, यानी कि प्रांतीय शासक, तो उनको क्या बोला जाता था, तो वहां पर आपको नाम मिलेगा उपरीक का, उपरीक। या फिर कई बार आपको वहां पर गोप्ता शब्द भी मिल जाता है, कई बार आपको वहां पर भोगपति शब्द भी मिल जाता है। तो इस प्रकार ये शब्द प्रयोग होते थे। प्रांतों को भोग, भुक्ति या प्रदेश के नाम से जाना जाता था। प्रांत में जो शासन किया करते थे उनको उपरीक, गोप्ता या भोगपति कहा जाता था। सीमांत प्रदेशों के शासकों को भी अगर हम बात करें, उनको भी गोप्ता कहते थे, ठीक है। बाद में एक आप कह सकते हैं इकाइयों के अनुसार से बंटा हुआ था एरिया। जब हम बात कर रहे होते हैं, ये ग्राम मुखिया है, जाहिर सी बात है गांव के मुखिया, तो गांव का जो समूह होता था उसकी इकाई भी बनी हुई थी, जिसे क्या बोला जाता था, जिसे पेठ बोला जाता था। इस प्रकार हमें ये बिंदु ध्यान में रखने हैं यहां तक। तो चलो जी, अब आप ये क्वेश्चन भी बताने का प्रयास करेंगे। यहां पर बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आधुनिक नदियों के नाम लिखे हुए हैं, वैदिक नदियों के नाम भी लिखे हुए हैं। तो चलो यहाँ पर आपको सुमिलान करना है। सतलुज नदी को प्राचीन समय में शतुद्री के नाम से जाना जाता था, ये बात बिल्कुल ठीक है। पुरुषनी नदी के बारे में बात की जाए, पुरुषनी नदी वैदिक काल में रावी के नाम से जानी जाती थी।
जैसे आप ऋग्वेद की बात कर रहे होते हैं तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपको एक युद्ध मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम दशराज युद्ध का नाम दे देते हैं। दशराज युद्ध का वर्णन हमें कौन सी नदी के किनारे मिलता है, पुरुषनी नदी के किनारे मिलता है। चलो ये तो आगे पीछे हो गया है। तो रावी नदी को पुरुषनी नदी कहा जाता था वैदिक काल में, तो थोड़ा ये उल्टा लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें आपको थोड़ा समझना है। तो पुरुषनी नदी का वर्णन मिलता है हमें। झेलम नदी को क्या कहा जाता था, वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। और आपको पता है सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था, सिकंदर ने लड़ाई लड़ी थी झेलम नदी के किनारे राजा पोरस के साथ में, और वो राजा पोरस और सिकंदर के बीच में जो लड़ाई लड़ी गई वो वितस्ता नदी के किनारे लड़ी गई। यूनानी दार्शनिकों ने इसे हाइडेस्पीच का युद्ध कहा है। चिनाब नदी की बात की जाए तो उसे प्राचीन समय में अश्किनी के नाम से जाना जाता था। अब इसमें देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, मैप के माध्यम से भी आपको करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सतलुज को A3 B1 C2 D4 यानी सी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। अब यहां पर आप मैप देख पा रहे होंगे, ये आपका सिंधु नदी तंत्र है। जब आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा गूगल पे। यहां पर मैं ये रेड कलर में लाइन खींच रहा हूं, ये रेड कलर वाली लाइन कौन सी, ये है आपकी झेलम नदी। और इस झेलम नदी को प्राचीन समय में किसके नाम से जाना जाता था, वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। इसी नदी के किनारे सिकंदर और राजा पोरस के बीच में लड़ी गई 327 ईसा पूर्व की वो बात है। फिर जैसे बात करते हैं दूसरे, जो यहां पर मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं, यहां पर ग्रीन कलर जो है मैंने डार्क किया है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये कौन सी है, ये है चेनाब नदी। और इस चेनाब नदी को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, इसे अश्किनी के नाम से जाना जाता था। इसी जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे होते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, तो आप कहते हैं मांडा। वो जो मांडा है वो उसी चेनाब नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ये पॉइंट भी आपका कवर हो गया। तीसरा पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे, ब्लैक कलर में मैंने लाइन खींची है यहां पर, ये जो है ब्लैक, ये कौन सी नदी है, तो ये रावी नदी है। रावी नदी को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, इसे पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था। इसी पुरुषनी नदी के किनारे दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। फिर जैसे चलते हैं, यहां पर सेफ्रन कलर में मैं लाइन यहां पे खींच रहा हूं, ये कौन सी नदी है, तो ये है आपकी सतलुज नदी। सतलुज नदी को प्राचीन समय में शतुद्री के नाम से जाना जाता था। और इसी नदी की एक सहायक नदी आपको दिखाई दे रही होगी ब्लैक कलर में, यहां पर देखिए शतुद्री, ठीक है। और शतुद्री की सहायक क्या है, व्यास नदी। और इस व्यास नदी को ही प्राचीन समय में विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था। इसी नदी को सिकंदर पार नहीं कर पाया था, इसीलिए वो वापिस लौट गया। रास्ते में जाते समय 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कहानी थी सिकंदर के बारे में, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो चलिए एक क्वेश्चन और बता देंगे। प्राचीन शहर हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के खंडर वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। तो कौन से भारतीय राज्य में स्थित है, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। जिन्होंने लिखा होगा ना कर्नाटक, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। कर्नाटक में हम्पी शहर जो है वो अभी खंडर के रूप में विद्यमान है, ये देख लीजिए ऐसा है। कभी ये जो हम्पी है वो एक इतना समृद्धशाली हुआ करता था कि रोम को भी पीछे छोड़ दे, जब ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन अब क्या है, ये विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। विश्व विरासत स्थल, किसी भी स्थान को विश्व विरासत स्थल कौन घोषित करता है, तो आपको पता है ना, यूनेस्को का नाम आता है। उसी यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक
कल्चरल को सांस्कृतिक बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को संगठन बोलते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने इस हम्पी को विश्व विरासत स्थल 1986 में घोषित किया गया। ये ऐतिहासिक हम्पी शहर कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था और ये हम्पी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था, तो आप कहेंगे तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी। वहां पर आप देख रहे हैं 50 रुपए का नोट, यहां पर ये रथ मंदिर दिखाया गया है, ये भी हम्पी शहर का ही है। अब थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो संगम नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे। संगम नाम के व्यक्ति के 5 बेटे थे। उन 5 बेटों में से 2 बेटे जो थे, एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। तो उन दोनों ने संगम वंश की स्थापना की। अपने पिता के नाम पर एक वंश शुरू किया। संगम वंश की स्थापना करते ही विजयनगर साम्राज्य की नींव पड़ गई। संगम वंश के बाद में दूसरा वंश सुलु वंश हमें देखने को मिला, जिसकी स्थापना सालू नरसिंह ने की थी। तीसरा वंश कौन सा हुआ? जिसे हम तुलु वंश कहते हैं, जिसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। वीर नरसिंह के छोटे भाई थे कृष्णदेवराय, जो पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा साबित हुए थे। फिर एक वंश हमें देखने को मिला अराविडु वंश। तो अराविडु वंश जो है वो इस विजयनगर साम्राज्य का चौथा वंश रहा। ठीक है ना। तो जैसे हम बात कर रहे होते हैं इस हम्पी के बारे में, ये हम्पी कब से कब तक राजधानी रही? तो 1336 में आपको पता है हरिहर और बुक्का ने उस तुगलक वंश के दूसरे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड के दौरान इस वंश की स्थापना की थी। तो 1336 से लेकर आप कहेंगे 1565 तक ये हम्पी राजधानी रहा। 1565 में एक लड़ाई हुई थी जिसे तालीकोटा की लड़ाई कहा जाता है। मूल रूप से जब गद्दी पर कौन बैठे हुए थे तो नाम आता है सुलु वंश के राजा सदाशिव राय। लेकिन सदाशिव राय उसमें लड़े नहीं थे, राम राय लड़े थे। राम राय जब लड़े थे तो सदाशिव राय को राम राय के छोटे भाई ने कहा था कि चलो हम चलते हैं। तो वहां पर वो चले गए थे और उन्होंने एक नई राजधानी बना ली। उस युद्ध भूमि में राम राय मारे गए। बाद में फिर राम राय के छोटे भाई को लगा कि मेरे भाई तो इसमें मारे गए, क्या ही फायदा है। फिर इन्होंने अराविडु वंश की स्थापना कर दी थी। इस प्रकार से हमें थोड़ी सी बातें ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से इस विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई थी राम राय के छोटे भाई के द्वारा। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया है। मैंने पहले आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है अच्छे ढंग से। यूपीएससी का बैच लॉन्च कर दिया गया है। 18 महीने का ये कोर्स रहेगा जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ग्रैंड मास्टर 360 का यहाँ पर क्या है, मेल आईडी भी प्रोवाइडेड है और व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइडेड है, तो संपर्क कर सकते हैं बेझिझक। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।